गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर। अभी तक हिंदी कहानी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न तो यहाँ पे पूछा गया है, बंगला कथाकार हरिसाधन मुखोपाध्याय की कहानी सेलीम समा बेगम की रूपांतरित कहानी का नाम क्या है? तो बंगला कथाकार हरिसाधन मुखोपाध्याय की कहानी सलीम समा बेगम की रूपांतरित कहानी का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चतुरसेन शास्त्री के द्वारा रचित दुखवा में कासो कहूँ मोरी सजनी। तो बंगला कथाकार हरिसाधन मुखोपाध्याय की कहानी सलीम समा बेगम की रूपांतरित कहानी का नाम है दुखवा में कासो कहूँ मोरी सजनी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? उस लेखक का नाम क्या है या उस साहित्यकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विजयदेव नारायण शाही। तो विजयदेव नारायण शाही जो हैं इस कथन के लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वारेन हेस्टिंग का सांड कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो वारेन हेस्टिंग का सांड कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उदय प्रकाश। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, उदय प्रकाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुधीर घोषाल कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो सुधीर घोषाल कहानी के लेखक का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका काशीनाथ सिंह। तो काशीनाथ सिंह जो हैं ये सुधीर घोषाल कहानी के लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तस्बीह एवं तमाशा तथा अन्य कहानियाँ किसका कहानी संग्रह माना जाता है? तो तस्बीह और तमाशा तथा अन्य कहानियाँ किसका कहानी संग्रह माना जाता है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मंजूर एहतेशाम। तो मंजूर एहतेशाम जो हैं तस्बीह और तमाशा तथा अन्य कहानियाँ कहानी संग्रह के लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञा की कहानियों की प्रमुख विशेषता क्या मानी जाती है? तो अज्ञा की कहानियों की प्रमुख विशेषता क्या मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका व्यक्ति का आत्मसंघर्ष। तो व्यक्ति का आत्मसंघर्ष जो है ये अज्ञा की कहानियों की प्रमुख विशेषता मानी जाती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकारों के आसपास के रचयिता का नाम क्या है? तो आकारों के आसपास के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कुंवर नारायण। तो कुंवर नारायण जो हैं ये आकारों के आसपास के लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। वैराग्य की लेखिका का नाम क्या है? तो वैराग्य की लेखिका का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गीतांजलि श्री। तो गीतांजलि श्री जो है ये वैराग्य कहानी के लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आग का जंगल के रचनाकार का नाम क्या है? तो आग का जंगल के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुरेंद्र अरोड़ा। तो सुरेंद्र अरोड़ा जो हैं ये आग का जंगल कहानी के लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। पिता दर पिता के रचनाकार का नाम क्या है? तो पिता दर पिता के लेखक का नाम क्या है?
तो इसके लेखक माने जाते हैं रमेश बख्शी। तो रमेश बख्शी जो हैं ये पिता दर पिता के लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, खामोशी को पीते हुए किसकी रचना मानी जाती है? तो खामोशी को पीते हुए किसकी रचना मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं निरुपमा सेवती। तो खामोशी को पीते हुए रचना के लेखक माने जाते हैं निरुपमा सेवती। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोग बिस्तरों पर किसकी रचना मानी जाती है? तो लोग बिस्तरों पर किसकी रचना मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं काशीनाथ सिंह। तो काशीनाथ सिंह जो हैं इसके लेखक हैं। लोग बिस्तरों पर एक समर्पित महिला के रचनाकार का नाम क्या है? तो एक समर्पित महिला के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं नरेश मेहता। बदबू कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो बदबू कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं शेखर जोशी। तो शेखर जोशी जो हैं ये बदबू कहानी के लेखक के माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चर्चित कहानी कसाई बाड़ा के लेखक का नाम क्या है? तो चर्चित कहानी कसाई बाड़ा के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं शिवमूर्ति। कुछ आप बीती कुछ जग बीती कहानी के लेखक का नाम क्या है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है, और भी जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें भी 1 से 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं इसके लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, उस रात की गंध कहानी संग्रह के लेखक का नाम क्या है? तो उस रात की गंध कहानी संग्रह के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं धीरेन्द्र अस्थाना। तो धीरेन्द्र अस्थाना जो है ये उस रात की गंध कहानी संग्रह के लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं धीरेन्द्र अस्थाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी के द्वारा प्रेमचंद की जीवनी का नाम क्या है? तो प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी के द्वारा रचित प्रेमचंद की जीवनी का नाम क्या है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रेमचंद घर में। तो प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी के द्वारा रचित प्रेमचंद की जीवनी का नाम है प्रेमचंद घर में, और ये प्रकाशित हुई थी 1944 में। तो यहाँ से 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि प्रेमचंद घर में ये कब प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 1944 में, और इसके लेखिका का नाम क्या है? तो इसके लेखिका का नाम है शिवरानी देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय के द्वारा रचित प्रेमचंद की जीवनी कौन सी मानी जाती है? तो प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय के द्वारा रचित प्रेमचंद की जीवनी का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कलम का सिपाही। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो कलम का सिपाही जो है ये प्रेमचंद के जीवन पर केंद्रित है, और इसके लेखक का नाम है अमृत राय, और ये प्रकाशित हुई थी 1962 में। तो यहाँ से भी 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर जो प्रकाशित हुई थी 1964 में, इसके लेखक का नाम क्या है? तो प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर जो 1964 में प्रकाशित हुई थी, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मदन गोपाल। तो मदन गोपाल जो है ये कलम का मजदूर
जीवनी के लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित आवारा मसीहा जो प्रकाशित हुई थी 1974 में, ये किसकी जीवनी मानी जाती है? तो विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित आवारा मसीहा जो प्रकाशित हुई थी 1974 में, ये किसकी जीवनी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शरत चंद्र। जिन्होंने जीना जाना जो प्रकाशित हुई थी 1971 में 7 साहित्यकारों, 2 राजनेताओं, 1 विचारक, 1 कलाकार और 1 अभिनेत्री का चरित्र लेख प्रस्तुत किया गया है। इसके रचनाकार का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। जिन्होंने जीना जाना जो प्रकाशित हुई थी 1971 में 7 साहित्यकारों, 2 राजनेताओं, 1 विचारक, 1 कलाकार और 1 अभिनेत्री का चरित्र लेख प्रस्तुत किया गया है। इसके रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जगदीश चंद्र माथुर। तो जगदीश चंद्र माथुर जो हैं इसके लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, भारतेंदु के द्वारा रचित जीवनियाँ किन ग्रंथों में संकलित हैं? तो भारतेंदु के द्वारा रचित जीवनियाँ किन ग्रंथों में संकलित हैं? तो सबसे पहले चरितावली, बादशाह दर्पण, उदय पुरोदय और बूंदी का राजवंश नामक ग्रंथों में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित जीवनियाँ इन ग्रंथों में संकलित हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहले चरितावली, फिर बादशाह दर्पण, फिर उदय पुरोदय और बूंदी का राजवंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक युग में जीवनी साहित्य का आरंभ किस युग में होता है या किस युग से होता है? तो आधुनिक युग में जीवनी साहित्य का आरंभ किस युग से होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारतेंदु युग से। तो भारतेंदु युग से आधुनिक युग में जीवनी साहित्य का आरंभ होता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्राचीनतम आत्मकथा का नाम क्या है? तो हिंदी की प्राचीनतम आत्मकथा का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका बनारसी दास जैन के द्वारा रचित अर्धकथा। तो हिंदी की प्राचीनतम आत्मकथा का नाम है अर्धकथा और इसके लेखक का नाम है बनारसी दास जैन और ये प्रकाशित हुई थी 1641 में। तो यहाँ से भी 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि हिंदी की प्राचीनतम आत्मकथा का नाम क्या है? तो वो है अर्धकथा। इसके लेखक का नाम है बनारसी दास जैन और ये प्रकाशित हुई थी 1641 में। तो यहाँ से जो है 2 से 3 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है गर्दिश के दिन जो प्रकाशित हुई थी 1980 में। तो गर्दिश के दिन शीर्षक से हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के 12 रचनाकारों का आत्मकथ्य एक साथ प्रकाशित हुआ। इसके संपादक का नाम क्या है? तो गर्दिश के दिन शीर्षक से हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के 12 रचनाकारों का आत्मकथ्य एक साथ प्रकाशित हुआ। तो इसके संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कमलेश्वर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्तिबोध की आत्मकथा जो प्रकाशित हुई थी 1984 में। तो मुक्तिबोध की आत्मकथा जो
प्रकाशित हुई थी 1984 में, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विष्णु चंद्र शर्मा। तो विष्णु चंद्र शर्मा जो हैं ये मुक्तिबोध की आत्मकथा के रचनाकार माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस रचनाकार ने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो किस रचनाकार ने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है? उस साहित्यकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन जो हैं ये स्मृति यात्रा यज्ञ, इन्होंने अपने आप को कहा था, अपने आत्मकथाओं को। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं क्रांतिकारी कैसे बना किसकी आत्मकथा मानी जाती है? तो मैं क्रांतिकारी कैसे बना किसकी आत्मकथा मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामविलास शुक्ल। तो रामविलास शुक्ल जो हैं मैं क्रांतिकारी कैसे बना आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझमें देव जीवन का विकास किसकी आत्मकथा मानी जाती है? तो मुझमें देव जीवन का विकास किसकी आत्मकथा मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं सत्यानंद अग्निहोत्री। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो मुझमें देव जीवन का विकास आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं सत्यानंद अग्निहोत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपारण में महात्मा गांधी के रचनाकार का नाम क्या है? तो चंपारण में महात्मा गांधी के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राजेंद्र प्रसाद। तो चंपारण में महात्मा गांधी के लेखक माने जाते हैं राजेंद्र प्रसाद। स्टालिन, लेनिन, कार्ल मार्क्स, माओत्से तुंग, इन जीवनियों के लेखक कौन माने जाते हैं? तो स्टालिन, लेनिन, कार्ल मार्क्स, माओत्से तुंग, इन जीवनियों के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राहुल सांस्कृतायन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्क्स, त्रोस्की और एशियाई समाज किसकी कृति मानी जाती है? तो मार्क्स, त्रोस्की और एशियाई समाज किसकी कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामविलास शर्मा। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जो हैं इन रचनाओं के लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे जीवन में गांधी जी किसकी कृति मानी जाती है? तो मेरे जीवन में गांधी जी, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका घनश्याम दास बिड़ला। तो घनश्याम दास बिड़ला जो हैं मेरे जीवन में गांधी जी कृति के लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बापू के कारावास की कहानी किसकी कृति मानी जाती है? तो बापू के कारावास की कहानी किसकी कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं सुशीला नायर। बापू की झांकियाँ किसकी कृति मानी जाती है? तो बापू की झांकियाँ, इसके लेखक का नाम क्या है? ये प्रश्न आपका टीजीटी और पीजीटी में कई बार पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो बापू की झांकियाँ किसकी कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका काका कालेलकर। तो काका कालेलकर जो हैं इसके लेखक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरुण के स्वप्न किसकी आत्मकथा मानी जाती है? तो तरुण के स्वप्न किसकी आत्मकथा मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जो हैं ये तरुण के स्वप्न आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। नेट में कई बार पूछा गया है।
राख की लपटें किसकी आत्मकथा मानी जाती है? तो राख की लपटें किसकी आत्मकथा मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पुरुषोत्तम दास टंडन। तो पुरुषोत्तम दास टंडन जो हैं राख की लपटें आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। 60 वर्ष एक रेखांकन किसकी आत्मकथा मानी जाती है? तो 60 वर्ष एक रेखांकन किसकी आत्मकथा मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा मानी जाती है? तो सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं यशपाल। तो यशपाल जो हैं ये सिंहावलोकन आत्मकथा के लेखक हैं। तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, हिंदी में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात किससे माना जाता है? तो हिंदी में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात किससे माना जाता है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं इसके लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरयू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि किसके यात्रा वृत्तांत माने जाते हैं? तो सरयू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा और लखनऊ की यात्रा आदि किसके यात्रा वृत्तांत माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। खास करके सरयू पार की यात्रा और लखनऊ की यात्रा ये कई बार पूछा गया है कि इस यात्रा वृत्तांत के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्रा वृत्त विषयक रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्रा वृत्त विषयक रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कवि वचन सुधा। तो कवि वचन सुधा में भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्रा वृत्तांत रचनाएं प्रकाशित होती थी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलायत यात्रा किसकी रचना मानी जाती है? तो विलायत यात्रा किसकी रचना मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रताप नारायण मिश्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी कैलाश यात्रा में सत्यदेव परिव्राजक ने कहाँ से कहाँ तक की यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो मेरी कैलाश यात्रा में सत्यदेव परिव्राजक ने कहाँ से कहाँ तक की यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका काठगोदाम से तिब्बत। तो काठगोदाम से तिब्बत जो है इसमें सत्यदेव परिव्राजक ने इसका विवरण प्रस्तुत किया है अपनी मेरी कैलाश यात्रा के अंतर्गत। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन पंडित और कवि, सुकवि, संकीर्तन, चरित चर्चा आदि ग्रंथों में किसके द्वारा रचित जीवनियाँ संकलित हैं? तो प्राचीन पंडित और कवि, सुकवि, संकीर्तन, चरित चर्चा आदि ग्रंथों में किसके द्वारा रचित जीवनियाँ संकलित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से भी कई प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। खास करके प्राचीन पंडित और कवि ये कई बार पूछा गया है कि इस जीवनी के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नल टॉड शीर्षक जीवनी के रचयिता का नाम क्या है? तो कर्नल टॉड शीर्षक जीवनी के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गौरी शंकर ओझा। तो गौरी शंकर ओझा जो हैं ये कर्नल टॉड शीर्षक जीवनी के लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंका यात्रा का विवरण किसकी कृति मानी जाती है? तो लंका यात्रा का विवरण किसकी कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गोपाल राम गहमरी। तो गोपाल राम गहमरी जो हैं इसके लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चीन के 13 मास हमारी एडवर्ड तिलक यात्रा किसकी कृति मानी जाती है? तो चीन में 13 मास हमारी एडवर्ड तिलक यात्रा किसकी कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ठाकुर गदाधर सिंह। तो हमारी एडवर्ड तिलक यात्रा और चीन में 13 मास इसके लेखक माने जाते हैं ठाकुर गदाधर सिंह। अमेरिका दिग्दर्शन मेरी कैलाश यात्रा अमेरिका भ्रमण किसकी कृतियां मानी जाती हैं? तो अमेरिका दिग्दर्शन मेरी कैलाश यात्रा अमेरिका भ्रमण किसकी कृतियां मानी जाती हैं? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका स्वामी सत्यदेव परिव्राजक। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पर समाप्त हुआ। आज हमने जो है हिंदी उपन्यास कहानी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा की। आगे हम और भी जो हिंदी साहित्य के प्रमुख गद्य विधाएं हैं उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे, परंतु आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।